क्या आपको पता है, एक साधारण सा आईना आपकी पूरी दुनिया उल्टी दिखा सकता है, लेकिन एक पानी से भरा गिलास सिक्का गायब करके फिर से उसे दिखा देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही है प्रकाश का कमाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश कैसे काम करता है, आईने में प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण कैसे काम करते हैं और बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में 95% से ज्यादा प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नोटबुक तैयार जरूर रखिए, क्योंकि आज का चैप्टर यह जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको लिख चलते हैं आगे जो है चैप्टर पे। तो चैप्टर का जो शुरुआत होता है यहाँ से होता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से हम लोग जो है कंप्लीट जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगर हम लोग बात करें तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो है ये दोनों एक ही चैप्टर में एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन यदि आप अलग अलग हमें पढ़े तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दो चैप्टर होता है। जैसे भारतीय भवन में बात करें तो हम लोग कंप्लीट जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन भी और अपवर्तन भी जानने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर को पहले समझते हैं, फिर अपवर्तन चैप्टर को अगले वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आँखों को वस्तुओं को देखने में मदद करता है, यानी सहायता करता है। यह सीधी रेखा में चलता है तथा किसी वस्तु यानी जो है किसी माध्यम बोले या किसी माध्यम की सहायता से हमारी आंखों तक पहुंचता है। यही जो है प्रकाश होता है। प्रकाश जो होता है ऊर्जा के एक रूप होता है और ये हमारी आंखों को जो है वस्तुओं को देखने में मदद करता है। और ये प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और ये किसी भी वस्तु की सहायता से हमारी आंखों तक पहुंचता है। अब यहाँ से एक लाइन बनता है, प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। प्रकाश जो होते हैं, रोशनी जो है, इसके बिना जो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी वस्तु जो होता है, मान लीजिए ये वस्तु है और ये मेरा आँख है यहाँ पे, तो आँख के पास जो है हमारी आँख के द्वारा इस वस्तु को कैसे देख पाते हैं। कोई भी प्रकाश जो है यहाँ से वस्तु से टकराती है, पहले टकराने के बाद इस वस्तु का प्रकाश फिर हमारी आँखों तक आता है, फिर हम इस वस्तु को देख पाते हैं। इस प्रकाश के से जो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं अपने आँख के द्वारा। ये हो गया प्रकाश। अब यहाँ से जानते हैं प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश के कुछ स्रोत हैं। प्रकाश जो होते हैं इसके दो स्रोत होते हैं। प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत होते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत क्या है और कृत्रिम स्रोत क्या है, इसको जानते हैं। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे जो है प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, आग, बिजली इत्यादि, ये सब जो है प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के द्वारा स्वयं जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये सारे के सारे जो हैं तारे, सूर्य, जुगनू, बिजली, आग, ये सब जो है प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। दूसरा है कृत्रिम स्रोत, या इसी को मानव निर्मित स्रोत भी कहा जाता है। इसका परिभाषा बोल सकते हैं, वे स्रोत जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं तथा प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे जो है कृत्रिम स्रोत या मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, टॉर्च, लालटेन इत्यादि, ये जो है मानव के द्वारा बनाया गया उपकरण है और इसका प्रयोग जो हम लोग जो है प्रकाश उत्पन्न करते हैं ये सब उपकरण से, और ये मानव के द्वारा बनाया गया, इसीलिए इसको कृत्रिम स्रोत कहा जाता है। ये हो गया प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत। अब यहाँ से आता है किन्हीं सतहों पर प्रकाश का व्यवहार किस प्रकार से होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, जब प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो उसका 3 प्रकार से व्यवहार होता है। पहला होता है परावर्तन और दूसरा हो सकता है अपवर्तन और तीसरा हो सकता है अवशोषण। यही 3 प्रकार का जो है वहाँ पर जो है व्यवहार हो सकता है किन्हीं भी सतह पर अगर प्रकाश पड़ता है तो, या परावर्तन या अपवर्तन या अवशोषण। अब तीनों को समझ लेते हैं। परावर्तन की बात करें तो प्रकाश वापस उसी माध्यम में लौट आता है जिस माध्यम से वह आ रहा था, उसको परावर्तन कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है और इधर से प्रकाश आया, यानी वस्तु से टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट जाएगा, तो इसको परावर्तन कहा जाता है।
और दूसरा है अपवर्तन। इसमें देख सकते हैं लिखा है प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर अपनी दिशा बदल देता है। कहने का मतलब कि वस्तु है, इधर से प्रकाश आया और ये इस पार से इस पार आ जाएगा, दूसरा तरफ आ जाएगा, लेकिन ये सीधा ना आकर के या तो इधर मुड़ जाएगा या इधर मुड़ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, यानी सीधा ना आकर के आना चाहिए, ऐसे ऐसे ना आकर के या तो इधर हो जाएगा, यानी अपना दिशा बदल देता है। इसी को जो है कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला पॉइंट है तीसरा, अवशोषण हो सकता है, यानी प्रकाश किसी सतह द्वारा सोख लिया जाता है। कोई भी वस्तु है और उस पर प्रकाश पड़ा और इसको सोख लेता है अगर, तो इसको जो कहा जाता है अवशोषण। तो परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण भी समझ गए होंगे। अब यहाँ से आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में हर साल लगभग पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है या किसे कहते हैं, ऐसे पूछा जाता है। तो लिख सकते हैं जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चमकदार सतह पर गिरती है तथा वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी ये वस्तु है, इधर से टकराया आकर के प्रकाश और यहाँ से इसी माध्यम में लौट गया, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे अभिलंब का भी निर्माण होता है, अलग अलग प्रकार के, उसको आगे समझने वाले हैं। अब यहाँ से एक पॉइंट है, परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। कोई भी आईना में जो हम लोग यानी दर्पण में जो अपना प्रतिबिंब छाया देखते हैं वो परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है। अब आता है यहाँ से परावर्तन के नियम, यानी प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, यानी समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक को कहा जाता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, यानी आपतन कोण कोण आई बराबर कोण आर होता है। देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में दिया गया है, ये समतल दर्पण हुआ, समतल दर्पण, ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण, यहाँ पे अभिलंब का निर्माण हुआ है और ये वाला भाग कोण आई कहलाता है और ये वाला भाग जो है कोण आर कहलाता है। ये कोण आई जितना होगा उतना ही कोण आर का मान होता है, इसलिए कहा गया अर्थ है, यानी कोण आई बराबर कोण आर जो होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी कोण को कहा जाता है आपतन कोण बीच वाला और इसको कहा जाता है परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब समझ गए। दूसरा पॉइंट है अभिलंब, यानी जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो होता है एक ही तल में होता है, यानी एक ही तरफ होता है, एक ही तल में। और यहाँ से अगला पॉइंट एक इम्पोर्टेंट रख सकते हैं याद कि अभिलंब दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु पर खींची गई लंब रेखा होती है। अभिलंब जो होता है दर्पण की सतह पर जो खींचा गया लंब रेखा को ही अभिलंब कहा जाता है। कोण आई का मतलब होता है आपतन कोण और कोण आर का मतलब होता है परावर्तन कोण, इसको भी समझ गए होंगे। अब यहाँ से समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट है परावर्तन हमेशा समतल दर्पण की सतह पर ही होगा, यानी समतल दर्पण जो होगा इसी पर होगा परावर्तन। दूसरा, दर्पण की सतह जितनी चिकनी यानी समतल होगी परावर्तन उतना ही स्पष्ट होगा। जितना ये सीधा होगा जो है चमकदार होगा, यानी चिकना होगा, समतल होगा, उतना ही परावर्तन अच्छा होता है और स्पष्ट होता है। यहाँ तीसरा पॉइंट है यदि दर्पण की सतह खुरदरी हो तो प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब धुंधला या फैला हुआ बनता है, ये भी याद रखना है। चौथा पॉइंट है परावर्तन के कारण ही हम दर्पण में अपना चेहरा देख पाते हैं। कोई भी दर्पण में यदि हम अपना चेहरा देख पाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है और परावर्तन के बाद भी यह सीधी रेखा में ही चलता है। प्रकाश जो होता है ये सीधा रेखा में चलता है, यानी तीर के चिन्ह द्वारा इसको सूचित किया जाता है और ये परावर्तन के बाद भी सीधा रेखा में ही चलता है। अगला पॉइंट आ जाता है अब प्रतिबिंब, जिसे इमेज कहा जाता है। प्रतिबिंब क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिबिंब क्या है या प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं परिभाषा, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तब हमें वस्तु का जो रूप दिखाई देता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रतिबिंब की परिभाषा आसान भाषा में। और प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज और दूसरा का कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहा जाता है। अब आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जैसे उत्तल लेंस द्वारा बनता हुआ प्रतिबिंब,
वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, जो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और उदाहरण के लिए समतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब जो होता है ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं यहाँ पर जो है ये जो दिया गया है, इससे पहले ये पॉइंट याद रख सकते हैं। समतल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अगला पॉइंट की बात करते हैं, आप देख सकते हैं और क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रकाश के परावर्तन जो होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला आपतन कोण पर, दूसरा परावर्तन करने की वाली सतह की प्रकृति पर, तीसरा माध्यम की प्रकृति पर और चौथा जो है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर। इन सभी बातों पर जो है प्रकाश का परावर्तन जो होता है निर्भर करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये तो हम लोग आगे पढ़ लिया है, फिर से एक बार बताते हैं। प्रकाश के यानी समतल दर्पण पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये पढ़ चुके हम लोग आगे। फिर से यहाँ पे आ गया तो इसको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे PDF बनाने वक्त जो है पेज आ जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर है कि दूसरा पॉइंट है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब एक ही तल में होते हैं, ये समझा दिए हैं। अब यहाँ पे याद रखना है इन नियमों को परावर्तन के नियम कहते हैं और ये सभी परिस्थितियों में सत्य होता है, हमेशा जो होता है। अब यहाँ से आता है अब ये परावर्तन जो है कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तन जब होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं और पहला प्रकार की बात करें तो ये है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन जो होता है जब प्रकाश समतल या चिकनी एवं पॉलिश सतह से परावर्तित होता है तो परावर्तन जो है नियमित होता है, इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दर्पण शांत जल की सतह पर पॉलिश किया हुआ धातु की सतह इत्यादि, ये सब जो होता है जो है नियमित कहलाता है। ये सब जो है नियमित परावर्तन। दूसरा होता है अनियमित, इसका लिख सकते हैं परिभाषा, जब प्रकाश खुरदरी अथवा असमतल सतह से परावर्तित होता है तो परावर्तन अनियमित होता है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दीवार हो गया, कागज, लकड़ी की सतह, कपड़े की सतह इत्यादि, ये सब जो है अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सब एग्जाम्पल में हो गया, अनियमित होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी इधर उधर होते रहता है, इसको अनियमित परावर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे है कि नियमित परावर्तन में परावर्तित किरण समांतर होती है, जबकि अनियमित परावर्तन में परावर्तित किरण विभिन्न दिशाओं में जाती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे अगला क्वेश्चन बन जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग की बात करें तो निम्नलिखित स्थान पर किया जाता है। पहला है समतल दर्पण में किया जाता है, दूसरा है गोलीय दर्पण में, तीसरा पेरिस्कोप बनाने में और चौथा प्रकाशीय यंत्र में। ये सभी जगह जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग किया जाता है। ध्यान में एक बात याद रखना है, परावर्तन के नियमों को ही नियम की सहायता से हम दर्पण एवं प्रकाशीय यंत्रों में प्रकाश के मार्ग यानी रास्ता का पता लगा सकते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है क्वेश्चन कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब, यदि समतल दर्पण होता है उसमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक समतल दर्पण देख लेते हैं। ये समतल दर्पण है और ये वस्तु है, दो ठो किरण खींचा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, तीन ठो खींचा गया, वैसे दो किसके प्रतिबिंब हम निर्माण करते हैं अपना लोग। और इस तरीके से जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है या इधर बन रहा है, ये ए बी डैश जो है ये प्रतिबिंब है, ए बी जो है यहाँ पर वस्तु है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है, समतल दर्पण एक समतल तथा चिकनी परावर्तक सतह वाला दर्पण होता है और उसका गुण होता है, दर्पण में प्रतिबिंब का गुण जो होता है ये होता है पहला, प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु के समान आकार का होता है, यानी वस्तु के बराबर ही होता है, सीधा होता है। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनता है, यानी जितना दूरी पर ये वस्तु है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और ये दर्पण है तो इसके पीछे बनेगा, यानी इस तरफ ये जो है कोई वस्तु है। अगला पॉइंट है यहाँ पे कि प्रतिबिंब में बायां दायां उल्टा दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन होता है। तो इसमें जो है दर्पण में क्या होता है, बायां चीज़ जो होता है ये दायां दिखाई देता है और दायां चीज़ जो है बायां दिखाई देते हैं, ये पार्श्व परावर्तन के कारण ये दिखाई देता है, इसे पार्श्व परावर्तन भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे व्याख्या के लिए दिया गया है किरणें दर्पण से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचती हैं और हम इनका विस्तार यानी जो है करते हैं, तो ये विस्तार एक बिंदु इडेक्स पर मिलते हुए
प्रतीत होता है यही ए डैश बी डैश प्रतिबिंब होता है। ये जो है आगे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वक्र दर्पण क्या है। वक्र दर्पण क्या है? वक्र दर्पण का परिभाषा लिख सकते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी गोले के भाग के रूप में वक्र होती है उसे वक्र दर्पण कहते हैं। और वक्र दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है इसमें लिख सकते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह भीतर की ओर वक्र रहती है यानी धंसा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण की परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये हो गया उत्तल और अवतल। यहाँ पे अगला पॉइंट है कि वक्र दर्पणों का उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर, टॉर्च, सर्चलाइट, सेविंग मिरर इत्यादि में होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे देख सकते हैं, और क्वेश्चन है वक्र दर्पण के नियम। वक्र दर्पण के नियम की बात करें तो वक्र दर्पण के लिए भी प्रकाश के परावर्तन के नियम वही है जो समतल दर्पण के लिए है। जैसे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खिंचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यही है पॉइंट। और वक्र दर्पण में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दर्पण की धुरी के साथ मापे जाते हैं, न कि दर्पण की सतह के साथ मापा जाता है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बनता है वक्र दर्पण के मुख्य पद कौन कौन से हैं। वक्र दर्पण के मुख्य पद की बात करें तो वक्र दर्पण में निम्नलिखित बिंदु होते हैं। ध्रुव हो गया जो कि दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है और इसे पी से सूचित करते हैं। चलिए आगे आपको दिखा देते हैं। ये हो गया पी जो बिंदु होता है, ये दर्पण है, इसका मध्य बिंदु ये ध्रुव कहलाता है। दूसरा प्रधान अक्ष, यानी दर्पण के ध्रुव पी से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा जिसके लंबवत दर्पण खड़ा होता है उसे आप प्रधान अक्ष कहते हैं। ये जो है उसको प्रधान अक्ष कहा जाता है। ये सब जो है। अगला पॉइंट है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो वक्रता केंद्र जो होता है दर्पण की परावर्तक सतह के विस्तार का केंद्र सी होता है, इसे ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसी से सूचित किया जाता है। यहाँ पर जो ये जो बन रहा है वक्रता केंद्र है सी। अगला पॉइंट है यहाँ पे फोकस। दर्पण के सामने प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु एफ पर मिलती है वह जो है फोकस कहलाता है। ये जहाँ पर मिलता है इस बिंदु पर जो इसे ही फोकस कहा जाता है। एफ से सूचित किया जाता है फोकस को। अगला पॉइंट है मुख्य फोकस दूरी। तो ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच की दूरी को मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव पी हो गया और इसके एफ जो हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी जो है इसे फोकस दूरी कहा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है चित्र में देख सकते हैं हम, और फोकस को एफ से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है कि जब अवतल दर्पण में ध्रुव पी के सामने जो है और वक्रता केंद्र जो है पी के सामने रहता है तो मुख्य फोकस दूरी धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। इसी तरीके से उत्तल दर्पण में ध्रुव के पास बात करें तो फोकस के पीछे और वक्रता केंद्र के पीछे जो है वहाँ पे यानी जो मुख्य फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होता है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे इम्पोर्टेंट कि ये पद हमेशा किरण के परावर्तन तथा प्रतिबिंब के निर्माण को समझने में मदद करते हैं यानी सहायता करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस चैप्टर का कि प्रकाश का परावर्तन के नियम का अनुप्रयोग और भी बहुत सारे इस चैप्टर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है, जाकर के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा आप जो है।